हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या क्या अध्ययन किया है। तो देखिए, आपका जो मौलिक अधिकारों का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मौलिक अधिकारों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फंडामेंटल राइट्स जिनको कि संविधान में जगह दी गई है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक कभी छूट भी जाता है तो उसको आगे के जो वीडियोस हैं उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो थे उनको संविधान में जगह दी भाग 3 के अंतर्गत। तो नीति निर्देशक तत्व जो है उनको संविधान में जगह दी गई है भाग 4 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार जो थे वो कौन से आर्टिकल से शुरू होकर के कहाँ तक थे? अनुच्छेद 12 से शुरू होकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 35 तक वो थे। जाहिर सी बात है कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसके बाद ही शुरू होंगे, तो इन्हें संविधान में जगह दी गई है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें हम DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित थे, तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो कौन से देश के संविधान से प्रभावित हैं? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और ये भविष्यलक्षी अधिकार हैं, यानी जनता के भविष्य के अधिकार हैं। अब जनता के भविष्य के अधिकार से इनका क्या अर्थ है? मौलिक अधिकार जो हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तो संविधान के लागू होने के साथ ही प्राप्त हो गए हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भविष्यलक्षी हैं, यानी भविष्य में जनता को प्रदान करने का उनको राज्य को निर्देश दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान में किस प्रकार से उनका निर्मित किस प्रकार से हुए हैं, कौन सी समिति थी जिनके द्वारा संविधान में उनको शामिल किया गया। तो यहाँ देखिए आप, ये जो मौलिक अधिकारों की उपसमिति थी जो JB कृपलानी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ये टॉपिक है संविधान सभा की समितियाँ, जिनका कि आपने अध्ययन किया था पहले। मैंने आपको कहा था कि इसमें जो प्रमुख समितियाँ हैं उनका आप समिति का नाम और किसकी अध्यक्षता में वो गठित की गई थी, इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि दो उपसमितियाँ जो थी, एक तो मौलिक अधिकार उपसमिति थी, एक अल्पसंख्यक उपसमिति थी। इसमें से जो JB कृपलानी, ये हम बात कर रहे हैं 5वें नंबर की जो समिति है, उसमें आप A पॉइंट पर देखिए। तो जो मौलिक अधिकार उपसमिति थी JB कृपलानी की अध्यक्षता में जो थी, उसी के द्वारा ही नीति निर्देशक तत्व जो है उनका निर्माण किया गया है, यानी कि संविधान सभा में जो निर्देशक तत्वों का निर्माण है वो मूल अधिकारों की उपसमिति के द्वारा ही किया गया है। तो फिर से आते हैं हम अपने टॉपिक पर, नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको ये लग रहा होगा कि संविधान, पहली बात तो नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, ठीक है, और जब मूल अधिकार संविधान में थे, या मूल अधिकार जब हम संविधान में शामिल कर चुके हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों का अलग से प्रावधान क्यों है?
देखिए, ऐसा है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने अधिकारों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्योंकि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारी स्थिति थी वो ऐसी थी कि राज्य के सामने अशिक्षा, बेकारी, गरीबी, भुखमरी, अनेक प्रकार की समस्या विद्यमान थी। तो ऐसे में जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने अधिकारों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो देखिए मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को संविधान लागू होने के साथ ही उपलब्ध करा दिए गए, ठीक है। और दूसरे जो थे वो थे नीति निर्देशक तत्व। ये इनको बनाया गया भविष्य लक्ष्य अधिकार, यानी कि भविष्य में जनता को प्रदान करने का राज्य को निर्देश दिया गया। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वो कानून का जब निर्माण करेगा तो वो नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करेगा। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जो शामिल किया गया है तो वो राज्य को और ज़्यादा कल्याणकारी रूप प्रदान करने के लिए किया गया है। राज्य को कल्याणकारी रूप किस प्रकार से प्रदान किया जाए। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए चिकित्सालय की व्यवस्था करना, जब वो बड़ा होता है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, जैसे कि स्कूल में जाता है, आगे उच्च शिक्षा के लिए वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाता है, जब वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तब रोजगार की व्यवस्था करना। आप देखते होंगे कि वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगों के लिए राज्य कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं की व्यवस्था करता है। तो ये राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। सिर्फ वो राज्य नहीं रह जाता बल्कि वो कैसा हो जाता है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, यानी कि ये इनको संविधान में जगह देते समय यही ध्यान रखा गया कि राज्य जो है उसको और अधिक कल्याणकारी कार्यों की तरफ स्वैच्छिक रूप से प्रवृत्त किया जाए, उसको स्वैच्छिक रूप से प्रेरित किया जाए। यानी संविधान निर्माता, नीति निर्माता जो थे वो ये चाहते थे कि नागरिकों का कल्याण तो हो, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि राज्य के सामने अभी वर्तमान में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन्हें कहा जाता है भविष्यलक्षी अधिकार। राज्य कानून का निर्माण करेगा तो उनको ध्यान में रखेगा। इस प्रकार से तो कुछ एक ऐसे भी अधिकार हैं जो कि वर्तमान में हमें प्राप्त हो चुके हैं और आगे हमें भविष्य में प्राप्त होते रहेंगे। इस प्रकार से तो उनका भी हम अध्ययन करते जाएंगे जैसे जैसे पॉइंट आएगा ऐसा। तो कुल मिलाकर के देखिए कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें वो सारी बातें हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये तो हो गई नीति निर्देशक तत्वों की बातें। अब उसके बाद में हम इनकी विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं में सबसे पहले तो ये है कि भविष्य लक्ष्य अधिकार है, जिसका अर्थ आप जान चुके हैं। दूसरी विशेषता है कि ये राज्य के लक्ष्य तथा आदर्श हैं तथा सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के आवश्यक अंग हैं। इनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि राज्य जो है जो कानून का निर्माण करेगा तो निदेशक तत्व जो है उनका प्रयोग करेगा, उनको ध्यान में रखेगा। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो उसकी विशेषता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये वाद योग्य नहीं है।
अगर हमने जब मौलिक अधिकारों का जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा कि हमने वहाँ एक चीज़ डिस्कस की थी कि वो वाद योग्य हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति इन्हें लागू करने के लिए न्यायपालिका का सहारा नहीं ले सकता। आपको वहाँ ध्यान हो तो हमने 5 याचिकाओं की बात की थी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। हमने अनुच्छेद 32, 226 जो थे इनका डिस्कशन किया था। लेकिन नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत ये है कि वो वाद योग्य नहीं है। चौथा इनकी विशेषता है कि इन तत्वों पर उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद तीनों का प्रभाव दिखाई देता है। ये किस प्रकार से है इनका हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आगे जो पॉइंट है वो ये है कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर किस प्रकार से है, क्या क्या इनमें अंतर होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप 2-3 अंतर इनमें बता कर के मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार जो हैं ये मूल प्रकृति में नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक से अर्थ क्या होता है कि ये राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं, रोकते हैं। इस सेंस में मौलिक अधिकार क्या होते हैं? नकारात्मक। लेकिन नीति निदेशक तत्व जो हैं वो कैसे होते हैं? वो सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक इस प्रकार से होते हैं कि राज्य की शक्ति में, कार्य में वृद्धि करते हैं। राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है, इस वजह से नीति निदेशक तत्व सकारात्मक होते हैं। जबकि मौलिक अधिकार नकारात्मक है, राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं कुछ कार्य करने से। दूसरा जो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर है, सेकंड पॉइंट है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित है, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है। जबकि जो नीति निदेशक तत्व हैं ये गैर न्यायोचित हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तीसरा जो अंतर है, मौलिक अधिकार स्वतः लागू है, जबकि नीति निदेशक तत्व क्या है? स्वतः लागू नहीं होते। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, जबकि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इस प्रकार से ये मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर हुआ। आगे हम डिस्कस करते हैं कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो क्या क्या उनके अंतर्गत प्रावधान हैं। तो ये अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 जो है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 36 में एक बात कही गई है कि भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में वर्णित है। आपने जब मौलिक अधिकार पढ़ा था तो वहाँ पे आपने अनुच्छेद 12 को पढ़ा था, और अनुच्छेद 12 को जब हमने पढ़ा था तो उसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। तो उसके अंतर्गत केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा है। आगे है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 जो है आर्टिकल 37, उसके अंतर्गत ये बात की गई है कि इस भाग में वर्णित प्रावधानों को न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, बल्कि निदेशक तत्व देश के शासन के मूलभूत नियम है। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह इन निदेशक तत्वों का प्रयोग विधि निर्माण के लिए करे। यानी सबसे पहली बात तो निदेशक तत्व जो है वो
वाद योग्य नहीं है, न्यायपालिका का सहारा नहीं ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति इनको लागू करने के लिए न्यायपालिका का सहारा ले, ऐसा नहीं है। दूसरा, इसके अंतर्गत ये बात है कि राज्य जब भी पॉलिसी बनाएगा, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जब भी वो पॉलिसी बनाएंगे तो नीति निरीक्षक तत्वों को ध्यान में रखेंगे। ये बात कही गई अनुच्छेद 37 में। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38। इसके अंतर्गत दो बातें हैं। 38(1) जो है वो ये कहता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। कल्याणकारी राज्य से अर्थ आप समझ ही गए होंगे, यानी कि राज्य जो है एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो सभी नागरिकों को उपलब्ध हो सके। सामाजिक न्याय से क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, वंश, जेंडर, इनके आधार पर भेदभाव ना किया जाए, तो ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से अर्थ होता है कि जो सभी व्यक्ति हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की, जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी पूर्ति हो सके, ये आर्थिक न्याय के अंतर्गत है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय से अर्थ है जैसे कि आप लोगों का जो वोट देने का अधिकार है वो क्या है, वो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत है। कोई व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होता है तो ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत है। इस प्रकार से कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। 38(2) जो है ये कहता है कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो ये बातें थी नीति निरीक्षक तत्वों के बारे में। अभी ये 36 से शुरू होकर के 51 तक है। आज हमने इन्हीं पॉइंट्स को जाना है, 36, 37, 38, क्योंकि अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।